हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है, इसका क्या प्रभाव होता है और ये कैसे काम करता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि यूएस डॉलर आखिर विश्व की इतनी शक्तिशाली मुद्रा कैसे बनी, क्यों विश्व का 85% से भी ज़्यादा का व्यापार डॉलर में होता है और ये इतनी शक्तिशाली मुद्रा कैसे बनी, कब बनी। साथ में हम जानेंगे कि रुपए का मूल्यह्रास क्या है, अधिमूल्यन क्या है, अवमूल्यन क्या है, मूल्य वृद्धि क्या है। इसको विस्तार से जानेंगे, कैसे होता है, ये स्वतः होता है कि किया जाता है, अगर किया जाता है तो कैसे कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। विनिमय दर वह दर होता है जिसमें आसानी से किसी एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके, उसी को हम क्या बोलते हैं, विनिमय दर। किसी एक देश की मुद्रा को आसानी से किसी दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा सके तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विनिमय दर। जैसे रुपए के सापेक्ष में अन्य देश की मुद्रा का जो विनिमय दर है या मूल्य अगर हम देखें तो क्या होता है, जैसे वर्तमान में हम देखें तो $1 बराबर 85 रुपए 99 पैसे तथा 1 पाउंड बराबर 106 रुपए 89 पैसे और 1 यूरो बराबर 88 रुपए और 56 पैसे हैं। तो यानी अगर हम रुपए के घटते हुए क्रम में लिखें, रुपए के सापेक्ष घटते हुए क्रम में लिखें तो सबसे ज़्यादा किसका है, पाउंड है, फिर यूरो है और फिर डॉलर है। ये जब आप एग्जाम देने जाना तो इसको याद रख लेना, ठीक है। कुछ जो जैसे डॉलर, पाउंड, यूरो, रेनमिनबी, इनका थोड़ा देख लेना, ठीक है। कभी घटते बढ़ते क्रम में पूछे तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकें, ठीक है। अगर हम जैसे अभी हम डॉलर के सापेक्ष रुपए का देख रहे थे, अगर हम 1 रुपए का डॉलर में देखें तो अभी जैसे कि वर्तमान में कितना है, 85 रुपए 99 पैसे। तो अगर हम 1 रुपए को डॉलर में देखें तो 1 रुपए बराबर कितना डॉलर होगा, 0.012 डॉलर, ठीक है। तो इसका मतलब आप समझ गए कि जब किसी एक देश की मुद्रा को किसी दूसरे देश की मुद्रा में आसानी से परिवर्तित किया जा सके उसी को हम क्या बोलते हैं, विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, ठीक है। विनिमय दर कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। एक होती है स्थिर विनिमय दर, इसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, और दूसरी होती है नम्य या लचीली, इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, और तीसरी है प्रबंधित नम्य विनिमय प्रणाली, ठीक है। इसको बोलते हैं मैनेज्ड या फिर फ्लोटिंग, ठीक है, मैनेज्ड या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि स्थिर विनिमय दर क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है। जब विनिमय दर का निर्धारण यानी एक्सचेंज रेट का जो निर्धारण है, जब सरकार या केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई, तो जब विनिमय दर का निर्धारण यानी एक्सचेंज रेट का निर्धारण सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा होता है तो उसे स्थिर विनिमय दर कहते हैं, ठीक है। इसमें बाजार की शक्ति का जो हस्तक्षेप होता है वो न्यून होता है। बाजार की शक्ति क्या होती है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति, ये बाजार की शक्ति है। जब इसका हस्तक्षेप न्यून हो और सरकार और केंद्रीय बैंक द्वारा विनिमय दर का निर्धारण हो तो उसी को क्या बोलते हैं, स्थिर विनिमय दर, ठीक है। दूसरा क्या है, नम्य या लचीली विनिमय दर। ये क्या होता है, जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्तियों द्वारा हो, और बाजार की शक्ति क्या है, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। तो जब विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्ति द्वारा हो, ठीक है, तथा सरकार या केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप न्यून हो तो इसको क्या बोलते हैं, नम्य या लचीली विनिमय दर, नम्य या लचीली फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ठीक है। तीसरा है हमारा प्रबंधित नम्य विनिमय दर। प्रबंधित नम्य यानी मैनेज्ड या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये क्या होता है, यानी जहां विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्ति द्वारा हो, बाजार की शक्ति डिमांड एंड सप्लाई द्वारा हो, लेकिन केंद्रीय बैंक, जैसे कि भारत का केंद्रीय बैंक हमने बताया क्या है, आरबीआई, या लेकिन केंद्रीय बैंक अप्रत्यक्ष, परोक्ष यानी इनडायरेक्ट रूप से इसमें हस्तक्षेप करता है तो इसको क्या बोलते हैं, प्रबंधित नम्य विनिमय दर। और चूंकि केंद्रीय बैंक इसमें अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करता है, इसी कारण इसको डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डर्टी फ्लोटिंग। और वर्तमान में भारत में प्रबंधित नम्य विनिमय दर प्रणाली लागू है। कौन सी, प्रबंधित नम्य विनिमय दर प्रणाली, ठीक है। तो अब हम जानेंगे यूएस डॉलर आखिर विश्व की इतनी शक्तिशाली मुद्रा कैसे बनी। साथ ही हम आजादी के बाद से अब तक भारत में विनिमय दर प्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। यूएस डॉलर कैसे इतनी शक्तिशाली मुद्रा बनी। यह वर्ष है 1944 का, जब अमेरिका के एक शहर हैम्पशायर शहर में एक स्थान है ब्रिटन वुड्स में एक सम्मेलन का आयोजन होता है, और इसी सम्मेलन के आयोजन के परिणाम स्वरूप आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाओं का गठन होता है। यही कारण है कि ब्रिटन वुड्स का जुड़वा कहा जाता है, किसे, आईएमएफ और विश्व बैंक को इनका ट्विंस कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि यह सम्मेलन ब्रिटन वुड्स में होता है, ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटन वुड्स, ठीक है। यही रीजन है इस सम्मेलन को ब्रिटन वुड्स सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। अब इस सम्मेलन में होता क्या है, 1944 में, क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रिटेन का इतिहास रहा है, इंसान इतिहास से सीखता है, तो अमेरिका ने ब्रिटेन के इतिहास से सीखा। क्या सीखा, कि भाई शक्ति के दम पर हम विश्व पे शासन नहीं कर सकते। क्या तरीका है फिर, आर्थिक शक्ति को हम मजबूत करें। आप जानते हैं एक साधारण सा नियम है, किसी भी समाज, किसी भी राष्ट्र या विश्व का कोई भी स्तर हो,
अगर उसकी स्थिति दयनीय दीनहीन होती है तो अगर उससे दो, आप देखेंगे उसके दो अधिकार छीन लिए जाते हैं, उनको दो अधिकार प्राप्त नहीं होते, एक राजनीतिक और एक आर्थिक। और जिसके ये दो अधिकार बहुत सशक्त होते हैं, आप देखेंगे वो व्यक्ति हो या राष्ट्र हो, वो बहुत सशक्त होता है। तो अमेरिका ने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी आर्थिक शक्ति को मजबूत करूं। तो अमेरिका ने क्या किया, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में घोषणा की कि आज से यूएस डॉलर को मैंने स्वर्ण से जोड़ दिया, यूएस डॉलर को स्वर्ण से जोड़ दिया, अर्थात आप डॉलर लाइए और मुझसे सोना ले लीजिए, ठीक है। उस वक्त $1 बराबर 0.888671 ग्राम स्वर्ण रखा गया, ठीक है, यानी $1 में इतने ग्राम आपको स्वर्ण मिलेगा। फिर क्या, विश्व के देशों ने मुद्राओं को, अपनी अपनी मुद्राओं को छापना शुरू कर दिया, यानी वो डॉलर खरीद, उनका दिमाग डॉलर पे नहीं था, उनका ध्यान कहाँ था कि हमें डॉलर के बदले में क्या मिलेगा, स्वर्ण मिलेगा। तो विश्व के देशों ने अपनी अपनी मुद्राओं को छापना शुरू किया और उसको डॉलर से जोड़ दिया, यानी, और अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने डॉलर को नहीं छापा ज्यादा, यानी उसके पास डॉलर उतना ही था जितने में उसके देश में डिमांड एंड सप्लाई संतुलित रहे। अब क्या हुआ, अन्य मुद्राएं जो हैं उनकी बाजार में तरलता ज्यादा हो गई, आपूर्ति ज्यादा हो गई। अब अन्य मुद्राओं की आपूर्ति ज्यादा हुई और उनके सापेक्ष, और वो डॉलर को चूंकि खरीदना चाहते थे, लेकिन डॉलर की आपूर्ति उतनी नहीं हुई, सप्लाई नहीं हुई, तो क्या हुआ, डॉलर का मूल्य तेजी से बढ़ा। जैसे किसी कीमती धातुओं का मूल्य बढ़ता है, वैसे डॉलर का मूल्य तेजी से बढ़ा और लोगों ने डॉलर को, अपनी मुद्राओं को क्या किया, डॉलर से जोड़ दिया और उसको भंडार करने लगे। यानी उनको पता था कि हम जब चाहें इस डॉलर को देके स्वर्ण ले लेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 नवंबर 1955 को वियतनाम युद्ध शुरू होता है और ये जो प्रणाली शुरू की, अमेरिका ने जो प्रणाली शुरू की थी कि डॉलर को स्वर्ण से जोड़ा था, इस प्रणाली को उसने नाम दिया था एडजस्टेड पैक्ड सिस्टम, एडजस्टेड पैक्ड प्रणाली, PEGGED, एडजस्टेड पैक्ड प्रणाली, ठीक है। तो हुआ क्या कि 1 नवंबर 1955 में वियतनाम युद्ध शुरू होता है तथा अमेरिका 1964 में इस युद्ध में शामिल होता है, भागीदार हो जाता है। इस युद्ध में, वियतनाम युद्ध के दौरान अमेरिका को बहुत आर्थिक क्षति होती है, उसके स्वर्ण के भंडार खाली होने लगते हैं, उसको आर्थिक रूप से बहुत हानि होती है और विश्व के देश देखते हैं कि अमेरिका का स्वर्ण भंडार खाली हो रहा है, तो वो अपने अपने डॉलर लेके पहुंच गए कि भाई चलो हमें अपना डॉलर लो और हमें स्वर्ण दो। लेकिन अमेरिका ने क्या किया, उस वक्त अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे, अमेरिका ने कहा नहीं। 1971 में अमेरिका ने घोषणा कर दी कि नहीं, डॉलर का मूल्य अब स्वर्ण से संबंधित नहीं है, यानी डॉलर अब स्वर्ण से जुड़ा हुआ नहीं है, यानी आपको डॉलर के बदले में स्वर्ण नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिर क्या, अब अपनी अपनी मुद्राओं को अपने अपने पास रखो, जो डॉलर आपके पास है अब उसे रखो। इस प्रकार हमने देखा कि कैसे डॉलर से अन्य मुद्राएं जुड़ी और कैसे डॉलर विश्व की शक्तिशाली मुद्रा बनी और तब तक विश्व का अधिकांश व्यापार डॉलर में होने लगा था। जब अमेरिका ने डॉलर का मूल्य स्वर्ण से हटाया तब तक विश्व का अधिकांश व्यापार डॉलर में होने लगा था और आज भी डॉलर विश्व की सबसे शक्तिशाली मुद्रा है और विश्व का लगभग 85 से 90% व्यापार डॉलर में होता है। तो हमने देखा कि कैसे अमेरिका ने चालाकी से डॉलर के मूल्य को ऊपर उठाया और कैसे उसको स्वर्ण से हटा दिया और कैसे उसके विश्व में आपूर्ति नहीं होने दी और अन्य मुद्राओं की आपूर्ति ज़्यादा हो गई और विश्व व्यापार जो है कैसे डॉलर में शुरू हुआ, ठीक है। अब हम भारत के सापेक्ष देखते हैं। भारत 1947 में आज़ाद होता है। उस वक्त $1 बराबर ₹1 था, यानी जब भारत आज़ाद होता है तो $1 का मूल्य ₹1 के बराबर था। इसके कई कारण थे, लेकिन दो प्रमुख कारण थे कि आखिर क्यों उस वक्त रुपए का मूल्य डॉलर के बराबर था। पहला कारण तो ये था कि आप जानते हैं कि भारत में ब्रिटेन का शासन था और भारत की जो मुद्रा है रुपए, उसको पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा हुआ था। तो चूंकि जो भारत की रुपए मुद्रा है, जो भारत का मुद्रा जो रुपए है वो पाउंड स्टर्लिंग से जुड़ा हुआ था और पाउंड डॉलर से जुड़ा था और डॉलर स्वर्ण से जुड़ा था। 1947 की बात कर रहे हैं हम, 1947 में चूंकि आजाद हुए थे। दूसरा कारण क्या था, जब अंग्रेजों ने भारत को छोड़ा उस वक्त हमारे ऊपर किसी भी तरह का विदेशी ऋण नहीं था। ये दो मुख्य अहम कारण थे कि भारत का जो रुपए था वो डॉलर के बराबर था, ठीक है। अब वर्ष आता है 1971 में। आप देख लें 1971 में जो डॉलर है उसको स्वर्ण से हटा दिया गया, यानी डॉलर का मूल्य स्वर्ण से हटा दिया गया। तो विश्व के जो अन्य देश हैं उन्होंने क्या किया कि अब डॉलर में चूंकि व्यापार शुरू हो गया था तो जो डॉलर अपने आप में एक शक्तिशाली मुद्रा बन के उभरी और वैसे ही रही, ठीक है। लेकिन भारत ने अभी रुपए को डॉलर से अलग नहीं किया था। भारत ने कब किया, 1975 में इंदिरा गांधी के समय में भारत ने डॉलर को, यानी रुपए को डॉलर से क्या किया, अलग कर दिया। 1975 में भारत ने रुपए को डॉलर से अलग करके अन्य मुद्राओं से भी जोड़ दिया, ठीक है। उस वक्त यूरो नहीं था, ठीक है। जब उन्होंने रुपए को अलग किया गया डॉलर से, उस वक्त यूरो नहीं था, ठीक है। और फिर क्या हुआ, 1946 से 1975 तक, 1946 से 1975 तक, और हाँ, जब डॉलर से रुपए को अलग किया गया था उस वक्त भी, यानी 1975 की हम बात करें, उस वक्त $1 बराबर ₹10 था। $1 बराबर ₹10 था।
फिर कैसे ये डॉलर के मुकाबले रुपए या मुद्रा का मूल्य इतना नीचे आते चला गया? तो पहले हम देखते हैं कि विनिमय दर प्रणाली भारत में कैसे थी। 1946 से 1975 तक भारत में स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू थी। और स्थिर विनिमय दर प्रणाली भी कैसी, जहां पे विनिमय दर का निर्धारण कौन करता था? सरकार करती थी। तथा 1975 से 91 तक भी स्थिर विनिमय दर प्रणाली लागू थी, लेकिन यहां पे विनिमय दर का निर्धारण सरकार न करके केंद्रीय बैंक करता था, यानी आरबीआई करता था। वर्ष 1991 के समय आता है। 1991 में भारत में एलपीजी सुधार लागू किया गया। एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, वैश्वीकरण, ठीक है, निजीकरण की प्रक्रिया लागू होती है, ठीक है। और इसके तहत विनिमय दर प्रणाली को, जो स्थिर विनिमय दर प्रणाली थी, उसको समाप्त कर दिया गया और शुरू किया गया लर्म्स, LERMS, लम्स का फुल फॉर्म क्या है? लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, यानी उदारीकृत विनिमय दर प्रणाली, इसे शुरू किया गया। लेकिन इसे क्या कहा जाता था? इसे दोहरी विनिमय दर प्रणाली कहा जाता था। क्यों? यहां क्या होता था कि 40% विनिमय दर का निर्धारण सरकार करती थी और 60% विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्ति करती थी। अर्थात अगर आपके पास $100 है, ठीक है, तो इसको अगर एक्सचेंज करेंगे तो $40 का जो एक्सचेंज रेट है उसका निर्धारण सरकार करेगी और $60 का निर्धारण कौन करेगी? बाजार की शक्ति, यानी डिमांड एंड सप्लाई द्वारा होगा। इससे गणना में बहुत दिक्कत होती थी। यही कारण था कि सन 1994 में इसको समाप्त कर दिया गया और एक नई प्रणाली शुरू की गई, जिसको बोला गया एकीकृत विनिमय दर प्रणाली, यूनिफाइड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एकीकृत विनिमय दर प्रणाली, इसी को बोला गया, अभी वर्तमान में हम इसी को बोलते हैं प्रबंधित नम्य विनिमय दर प्रणाली। यहां पे क्या हुआ? यहां पे विनिमय दर का निर्धारण बाजार की शक्ति करती है, डिमांड एंड सप्लाई, लेकिन समय समय पर आवश्यकता अनुसार केंद्रीय बैंक इस पे अप्रत्यक्ष यानी परोक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से इस पे अपना हस्तक्षेप करती है, जिस कारण इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डर्टी फ्लोटिंग, ठीक है। तो हमने देखा कि भारत में जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट का इतिहास कैसे रहा, कैसे पहले कौन सी प्रणाली लागू थी, कैसे स्थिर प्रणाली से हम कैसे नम्य प्रणाली से होते हुए कैसे हम प्रबंधित नम्य प्रणाली की ओर आए, ठीक है। अब हम ये जानते हैं कि जो रुपए का मूल ह्रास या अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन है क्या, आखिर कैसे प्रभावित करता है एक्सचेंज रेट को, ठीक है। रुपए का मूल ह्रास, डेप्रिसिएशन या अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन क्या है? यानी रुपए के मूल्य में कमी, किसके सापेक्ष? डॉलर के सापेक्ष। जब रुपए के मूल्य में कमी होती है, किसके सापेक्ष? डॉलर के सापेक्ष, तो इसको बोलते हैं रुपए का मूल्य ह्रास या अवमूल्यन। और ये मूल्य ह्रास कैसे होता है? ये बाजार की शक्तियों द्वारा होता है। तो अवमूल्यन कैसे होता है? जब रुपए का जो मूल्य ह्रास है, उसके मूल्य में जो कमी आती है डॉलर के सापेक्ष, वो सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अवमूल्यन या डिवैल्यूएशन। अगर हम वस्तु के मूल्य और रुपए के मूल्य में क्रय शक्ति के सापेक्ष देखें, तो अगर हम देखते हैं कि वस्तु का मूल्य अगर बढ़ जाए, किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए, अगर हम डॉलर के सापेक्ष ना देकर वस्तु के सापेक्ष देखें, तो अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाए तो रुपए की क्रय शक्ति क्षमता क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और अगर वस्तु का मूल्य गिर जाए तो रुपए की क्रय शक्ति क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। यानी आप देखें कि अगर किसी समय हम 10 रुपए में 2 किलो टमाटर खरीद रहे थे, फिर वही यानी पर केजी टमाटर कितना है? 5 रुपए केजी, ठीक है। फिर टमाटर हो गया 10 रुपए किलो, ठीक है। अब क्या हुआ? अब भी 10 रुपए है और वही 10 रुपए पहले भी थे, लेकिन पहले जो टमाटर का जो मूल्य था उसमें क्या थी? कमी थी, तो हमारी रुपए की क्रय शक्ति क्षमता ज्यादा थी। अब वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो गई तो हमारी क्रय शक्ति क्षमता कम हो गई। तो हमने देखा रुपए का मूल्य ह्रास का मतलब होता है जब डॉलर के सापेक्ष, जब डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में कमी होती है, तो उसको बोलते हैं रुपए का मूल्य ह्रास या अवमूल्यन। और मूल्य ह्रास बाजार की शक्तियों द्वारा होता है तथा अवमूल्यन सरकार या केंद्रीय बैंक, जैसे भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई के द्वारा किया जाता है, तो उसको बोलते हैं अवमूल्यन। अच्छा, अब सरकार या केंद्रीय बैंक, जो केंद्रीय बैंक है, वो रुपए का अवमूल्यन क्यों करेगी? क्यों वो रुपए को गिराना चाहेंगे? चलिए जानते हैं इसका इतिहास। भारत में 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन किया गया। सन 1949, 1966, 1966 और 1991 में। अब हम जानते हैं कि क्यों किया गया इन तीनों, ये जो 3 तिथियां हैं, इनमें क्यों किया गया। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस वक्त भारत की ना आधारभूत संरचना अच्छी थी, ना विकास अच्छा था, और आर्थिक विकास तो बहुत ही कमज़ोर था। यानी हम अमेरिका से खाने के लिए PL 480 के नाम पे अनाज का आयात करते थे और बहुत ही थर्ड क्वालिटी का होता था, ठीक है। तो भारत ने क्या किया? उसने सोचा कि हम पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करते हैं। पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत यानी जैसे हम अपने रियल लाइफ में कुछ गोल फिक्स करते हैं, कुछ टारगेट फिक्स करते हैं कि हम इतने समय में इतना इतना पूरा कर लेंगे गोल, ठीक है। वैसे भारत ने सोचा कि चलो विकास को आगे बढ़ाने के लिए हम पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत करेंगे। लेकिन अब उसकी शुरुआत के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा। तो हमने क्या किया? विदेशों से ऋण लेने की सोची।
अब जब हम विदेशों में ऋण लेने पहुंचे तो विदेशी ऋणदाता की पहली शर्त थी कि आप अपने रुपए का अवमूल्यन करें, डिवैल्यूएशन करें। क्यों वो ऐसा चाहते थे? ताकि उन्हें हमसे ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट या ब्याज प्राप्त हो सके। अब रुपए के अवमूल्यन से उन्हें ब्याज कैसे ज़्यादा प्राप्त होगा? देखिए, सपोज आप ऋणदाता हैं और मैं ऋण लेने वाली, ठीक है। मैंने आपसे $100 लिए और अभी $1 बराबर 10 रुपए है, $1 बराबर 10 रुपए, और आपने मुझे $100 दिए और मुझ पर 10% का इंटरेस्ट लगाया, ठीक है। तो 100 का 10% यानी $10, यानी अगर हम रुपए में कन्वर्ट करें तो $1 बराबर 10 रुपए, तो $10 बराबर 100 रुपीज़, ठीक है। तो मुझे 100 रुपए इंटरेस्ट देने होंगे, यानी रुपए में देखें तो 100 रुपए और डॉलर में देखें तो $10 मुझे आपको इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है। अब सेकंड केस देखिए, अब क्या हुआ, रुपए का अवमूल्यन हो गया, यानी अब $1 बराबर हमारा 15 रुपए हो गया और इंटरेस्ट अभी भी वही 10% है, ठीक है। $100 जो आपने मुझे दिए उस पर अभी भी 10% का इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल अभी इंटरेस्ट अभी मुझे कितना चुकाना है? $10 ही चुकाना, यानी 100 का 10% यानी $10 ही चुकाना है। लेकिन चूंकि रुपए का अवमूल्यन हो गया तो अब हम अगर हम उसको रुपए में बदले, जो हमारा $10 जो था उसको अगर बदले, चूंकि $1 बराबर 15 रुपए अब हो चुका है, तो $10 बराबर 15 गुणे 10 यानी 150 रुपए। यानी अब जब रुपए का अवमूल्यन हुआ तो आप मुझसे ज़्यादा ब्याज प्राप्त कर रहे हैं। पहले आप 100 प्राप्त कर रहे थे जब $1 बराबर 10 रुपए था। अब रुपए का अवमूल्यन होने से यानी $1 बराबर 15 रुपए होने से आप मुझसे ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त कर रहे हैं। यही रीज़न था कि विदेशी ऋणदाताओं ने रुपए की अवमूल्यन करने के लिए कहा और सरकार ने सन 1949 में पहला अपने रुपए का अवमूल्यन किया और 1991 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई, ठीक है। वर्ष 1966 में चलते हैं। 1966 में 1996 में दूसरी बार रुपए का अवमूल्यन किया गया, डिवैल्यूएशन किया गया। इस वक्त क्या हुआ, 1962 में इंडो चाइना वार हुआ। आप जानते हैं इंडो चाइना वार 1962 में हुआ, तथा सन 1965 में इंडो पाक वार हुआ और 1966 में बंगाल और उड़ीसा में भयंकर अकाल पड़ा, जिसके कारण हमें पुनः विदेशी ऋण लेने की आवश्यकता पड़ी। और फिर उन्हीं विदेशी ऋणदाताओं की जो अपेक्षा थी कि हम अपने रुपए का अवमूल्यन करें, हमें पुनः अपने रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, ठीक है। तो ये दूसरी बार था जब हमने अपने रुपए का अवमूल्यन किया, डिवैल्यूएशन किया, यानी रुपए के मूल्य में कमी आई, ठीक है, डॉलर की अपेक्षा। रुपए का तीसरा अवमूल्यन सन 1991 में होता है। अब ये कैसे हुआ? 1990 में खाड़ी युद्ध हुआ। खाड़ी युद्ध में अमेरिका और इराक के बीच अच्छा खासा युद्ध हुआ, ठीक है। और आप जानते हैं कि भारत ईंधन का सबसे बड़ा आयात, जो टॉप 3 आयातक देश है उनमें है। अमेरिका, चीन के बाद भारत सबसे बड़ा ईंधन का आयातक देश है। और कच्चा तेल, आप जानते हैं कि जो कच्चा तेल का जो मूल्य है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होता है। अब खाड़ी युद्ध हुआ तो कच्चे तेल की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तो भारत को आयात क्या हुआ, महंगा पड़ने लगा और भारत का भुगतान संतुलन उसके प्रतिकूल हो गया। तो भारत ने IMF से ऋण लेने की सोची और तब तक आप जानते हैं 1991 में LPG सुधार प्रणाली भी लागू हो चुकी थी। तो जब हम IMF से ऋण लेने पहुंचे तो उसकी शर्त यही थी कि आप अपने रुपए का अवमूल्यन करें। कारण आप जानते हैं, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त हो सके। अच्छा, इस वक्त जो हमने रुपए का अवमूल्यन किया उसके 2 शर्त थे। पहला वही, उसके 2 कारण थे। पहला वही कारण कि जो IMF था, IMF की शर्तानुसार। दूसरा कारण था हम अपने निर्यात को बढ़ाना चाहते थे। अब रुपए का मूल्यह्रास अवमूल्यन से निर्यात कैसे बढ़ता है? देखिए, अगर $1 बराबर 10 रुपए है, अब $1 बराबर 20 रुपए हो जाए, ठीक है। तो यानी पहले मैं ये पेन जब आपको बेचती थी, आप मुझे $1 देते थे, तो मैं बाजार में मुझे उस $1 के बदले मुझे अपने कितने रुपए प्राप्त होते थे? 10 रुपए। अब मैं आपको जब ये $1 का पेन बेच रही हूँ और मैं वो डॉलर लाती हूँ और जब मैं उसे अपनी मुद्रा में कन्वर्ट करती हूँ, एक्सचेंज करती हूँ, तो $1 का मूल्य कितना हो गया? चूंकि एक्सचेंज रेट कितना है? 20 रुपए, तो मुझे अब 20 रुपए मिल रहे हैं। तो यानी मेरे पास जो डॉलर का अंतर प्रवाह है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरह मेरा निर्यात क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। अच्छा, अब आयातक देश क्यों खरीदेगा भाई? आयातक देश भी खरीदता है। क्यों? क्योंकि वो देख रहा है कि ये जो पेन, ये जो डॉलर, ये जो पेन है इनका, ये इसके देश में पहले 10 रुपए का मिलता था, अब इसके देश में 15 का मिलता है, यानी इसके देश में महंगा है। तो आयातक देश भी अपने आयात को बढ़ा देता है, ठीक है। क्योंकि उसका तो $1 भले, अब आप सोच रहे होंगे कि उसको तो एक ही डॉलर में पड़ रहा है, लेकिन आयातक देश सिर्फ अपने देश के सापेक्ष नहीं देखता, वो आपके देश, जिस देश से आयात करता है, उस निर्यातक देश के सापेक्ष भी वो देखता है, ठीक है। उसके सापेक्ष देखकर वो अपने आयात को बढ़ाता है। तो देखता है कि भाई इस पेन का मूल्य जो मैं खरीद रहा हूँ $1 में, पहले 10 रुपए था, अब इसका मूल्य भले $1 है, लेकिन उसके देश में 15 हो गया है, यानी मेरे लिए तो सस्ता पड़ रहा है। तो इसलिए वो अपना आयात बढ़ा देता है और हमारा निर्यात बढ़ जाता है, ठीक है। यही रीजन थे, 2 रीजन, कि पहले IMF की शर्त और दूसरा हमें अपना निर्यात बढ़ाना था। जब रुपए का अवमूल्यन या मूल्यह्रास होता है तो निर्यात बढ़ जाता है, ठीक है, और आयात महंगा हो जाता है। अब आयात क्यों महंगा हुआ? पहले $1 खरीदने के लिए मुझे 10 रुपए देने होते थे, अब मेरे रुपए का अवमूल्यन या मूल्यह्रास हो गया,
तो अब मुझे $1 खरीदने के लिए 15 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे लिए आयात महंगा हो गया, तो मेरा आयात कम हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा और निर्यात मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब आप आसानी से बता सकते हैं कि रुपए का मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन या अवमूल्यन, डिवैल्यूएशन का क्या प्रभाव होता है। पहला, निर्यात बढ़ जाता है और आयात कम हो जाता है। आयात क्योंकि हमें महंगा पड़ने लगता है तो इसीलिए हम आयात कम कर देते हैं, हम आयात बंद नहीं कर सकते। आप जानते हैं कि भारत एक आयात आधारित अर्थव्यवस्था है, भारत एक आयात आधारित अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो अगर रुपए का मूल्य ह्रास होता है तो हमारा क्या होता है, हमारा निर्यात बढ़ जाता है। लेकिन अगर रुपए का मूल्य वृद्धि होता है तो हमें आयात सस्ता पड़ता है। ठीक है, लेकिन मूल्य ह्रास की स्थिति में हमें आयात कम करना पड़ता है क्योंकि हमारा आयात क्या होता है, महंगा पड़ जाता है। ठीक है, और जब हम निर्यात करते हैं रुपए के मूल्य ह्रास या अवमूल्यन के समय, जब हम वस्तु और सेवा को निर्यात करते हैं तो हमारी जो वस्तु और सेवाएं होती है वो वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धात्मक हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो देश है वो जो जहां से वो वस्तु और सेवाएं आ रही हैं वो घरेलू देश के सापेक्ष देखती हैं। यानी वो ये नहीं देख रहा है, अमेरिका जब ये पेन पहले खरीदता था $1 में और तब $1 बराबर 10 रुपये था, अब भी वो पेन $1 में खरीद रहा है, अब $1 बराबर 15 रुपये, तो ये नहीं देख रहा है कि मुझे तो $1 का पड़ रहा है। वो घरेलू देश के सापेक्ष देखता है कि जहां से मैं इसे आयात करता हूं वहां कैसे पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर ये पेन अगर मूल्य ह्रास होने के बजाय मूल्य वृद्धि हो जाती, यानी अगर ये पेन $1 बराबर 10 रुपये ना होकर $1 बराबर 5 रुपये हो जाता, तो अमेरिका देखता है यार यहाँ $1 बराबर 10 रुपये, यानी मेरे जो देश में है मैं $1 भले मुझे लग रहा है लेकिन इसके घरेलू देश में यानी $1 बराबर यहाँ 10 रुपये का पड़ रहा है और इसके देश में तो 5 रुपये का ही पड़ रहा है, मेरे देश में आने पे 10 रुपये का पड़ रहा है, तो अपने आयात को कम कर देता है। यही रीजन होता है कि जब मूल्य ह्रास होता है तो निर्यात बढ़ता है और आयात महंगा हो जाता है, तथा मूल्य वृद्धि की स्थिति में यानी आपके रुपए की या मुद्रा की कीमत बढ़ जाए डॉलर की अपेक्षा तो आपका आयात क्या हो जाता है, आपको आयात सस्ता पड़ता है और निर्यात आपका कम हो जाता है क्योंकि आयातक देश फिर उसको नहीं खरीदते, वो आपके घरेलू देश के सापेक्ष देखते हैं। तो अब हम जानते हैं कि रुपए का मूल्य वृद्धि या अधिमूल्यन क्या है। ठीक है, अधिमूल्यन यानी रिवैल्यूएशन और मूल्य वृद्धि यानी एप्रिसिएशन। ये क्या होता है, जैसे रुपए का मूल्य ह्रास था वैसे ही अब हम जानते हैं कि रुपए का अधिमूल्यन या मूल्य वृद्धि क्या होती है। ठीक है, तो रुपए का मूल्य वृद्धि, एप्रिसिएशन या अधिमूल्यन, रिवैल्यूएशन वही है जैसे रुपए का मूल्य ह्रास या अवमूल्यन होता है। अर्थात जब रुपए के मूल्य में डॉलर की तुलना में वृद्धि होती है तो उसको बोलते हैं रुपए में मूल्य वृद्धि या अधिमूल्यन। और जब ये डॉलर के सापेक्ष रुपए के मूल्य में वृद्धि होती है और जब ये वृद्धि बाजार की शक्तियों द्वारा हो तो इसको बोलते हैं रुपए में मूल्य वृद्धि, एप्रिसिएशन। लेकिन अगर रुपए के मूल्य में जो वृद्धि है वो सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है तो उसको बोलते हैं रुपए का अधिमूल्यन, रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो मूल्य वृद्धि या अधिमूल्यन में जो रुपए है वो डॉलर की अपेक्षा मजबूत होता है। यानी सपोज मान लीजिए कि पहले $1 बराबर 80 रुपए था, अब $1 बराबर 75 रुपए हो गया, यानी रुपए के मूल्य में क्या हुई, वृद्धि हो गई। ठीक है, अब जब रुपए का मूल्य वृद्धि होता है या अधिमूल्यन होता है तो इससे इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका सबसे पहले जो प्रभाव पड़ता है कि आयात जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा आयात बढ़ जाता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि आयात हमें सस्ता पड़ने लगता है। आयात सस्ता कैसे कि देखो अब मैं पहले अमेरिका से अब मैं $1 पहले खरीदी थी तो $1 खरीदने के लिए मुझे 80 रुपए देने पड़ते थे, अब मेरे रुपए में मूल्य वृद्धि हो गई, यानी अब $1 खरीदने के लिए मुझे 75 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो मैं आयात करूंगी, मेरा आयात सही पड़ रहा है, मेरा आयात सस्ता पड़ेगा तो मैं आयात में मेरी वृद्धि होगी, लेकिन निर्यात में मेरी कमी हो जाएगी, निर्यात मेरा महंगा पड़ेगा। क्यों, पहले मैं ये पेन बेचती थी अमेरिका में तो मुझे $1 मिलता था और जब मैं उसे इंडियन रुपये में कन्वर्ट करती थी तो मुझे उस $1 के बदले 80 रुपये मिलते थे। अब ये पेन मैं बेचती हूँ, मुझे वही $1 मिलता है और जब मैं कन्वर्ट करती हूँ तो मुझे 75 रुपये मिलते हैं, तो मुझे तो घाटा हुआ ना। इससे अच्छा तो मैं अपने घरेलू देश में व्यापारी बेचेगा, क्यों बेचेगा बाहर, तो निर्यात कम हो जाता है, निर्यात महंगा पड़ता है। यही रीज़न है कि जब रुपए या किसी मुद्रा का अधिमूल्यन होता है, मूल्य वृद्धि होती है, तो उस स्थिति में आयात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है और निर्यात क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि निर्यात महंगा पड़ता है और आयात हमें सस्ता पड़ने लगता है। अब अगर आयात ज़्यादा होगा, अधिमूल्यन की स्थिति में आयात ज़्यादा होगा, अगर आयात ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, व्यापार घाटा हमारा बढ़ जाएगा। व्यापार घाटा आप जानते हैं, जब निर्यात की अपेक्षा आयात ज़्यादा हो, यानी आयात ज़्यादा हो और निर्यात कम हो तो उसे व्यापार घाटे की स्थिति बोलते हैं। और भारत हमेशा व्यापार घाटे में रहता है ना, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा आयात होता है। भारत एक आयात आधारित अर्थव्यवस्था है, भारत में निर्यात बहुत कम होता है। ठीक है, आयात सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर आप भारत के सापेक्ष में देखें तो रुपए का बहुत ज़्यादा मूल्य वृद्धि अच्छा नहीं है या रुपए का मूल्य ह्रास अच्छा नहीं है। और अगर आपसे कोई पूछे कि या मुद्रा, किसी भी देश की जो मुद्रा है उसका मूल्य ह्रास अच्छा है या मूल्य वृद्धि अच्छी है, तो सिंपल सा आप इतना समझना, आप ये देखना कि वो अर्थव्यवस्था आयात आधारित है या निर्यात आधारित है। ठीक है, जैसे हम चाइना के सापेक्ष में देखते हैं तो चाइना क्या है, ये निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है, यानी ये सबसे ज़्यादा निर्यात करती है। और निर्यात कब बढ़ता है, जब मुद्रा के मूल्य में कमी आती है, जब मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है तब निर्यात बढ़ता है हमारा। भाई पहले
मैं ये वस्तु ये सेवा बेचती थी आपको, तो पहले आप जब मैं बेचती थी तो मुझे $1 मिलता था, तो उस डॉलर का जो रुपए में मूल्य था अगर मैं देखूं तो मुझे 80 रुपये मिलता था। अब मेरे रुपए का मूल्य ह्रास हो गया, तो अब ये जो पेंसिल मैं बेच रही हूँ तो इसके बदले में मुझे $1 मिल रहा है, अब मुझे रुपए के मूल्य ह्रास होने से मुझे 85 रुपये मिल रहा है, तो मैं निर्यात बढ़ा दूंगी। तो जो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनके लिए मुद्रा का मूल्य ह्रास अच्छा होता है, बेहतर होता है। अभी तो कहीं भी अच्छी नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो आयात आधारित अर्थव्यवस्था है उसके लिए मूल्य वृद्धि बहुत आवश्यक है, रुपए के मूल्य में वृद्धि बहुत आवश्यक है, या उसके लिए मूल्य वृद्धि बहुत अच्छा है। वो कैसे? पहले सपोज मैं आप $1 खरीदती थी, मुझे 80 रुपये देने पड़ते थे, अब मेरे मूल्य में वृद्धि हो गई, मेरी मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हुई, तो अब मैं वही $1 खरीदने के लिए आपको 75 रुपये दे रही हूँ, ठीक है। तो इससे मेरा जो आयात आधारित व्यवस्था है उसके लिए आयात सस्ता पड़ता है, ठीक है। तो अगर हम आयात को बहुत ज़्यादा कर देंगे तो हमने जैसे कि बताया कि व्यापार घाटे की स्थिति आ जाएगी, तो इसलिए कोई भी देश ये नहीं चाहा करता कि उसके व्यापार घाटे की स्थिति हो, ठीक है। तो हमारे लिए ना तो मुद्रा का अधिमूल्यन बहुत अच्छा है, मूल्य वृद्धि बहुत अच्छी, और ना ही मूल्य ह्रास अच्छा है, ठीक है। आप चाइना के सापेक्ष देख रहे, चाइना हर बार अक्सर उस पर इल्जाम लगता है कि भाई चाइना रुपए का अपनी मुद्रा का मूल्य ह्रास कर देता है। आप जानते हैं वो क्यों करता है? क्योंकि वो निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। और भारत में अब तक कभी भी मुद्रा का मूल्य वृद्धि नहीं हुई, यानी अधिमूल्यन कभी नहीं किया गया, ठीक है। मूल्य वृद्धि हुई लेकिन अधिमूल्यन आप जानते हैं जब सरकार और केंद्रीय बैंक करता है, ठीक है। तो भारत सरकार या केंद्रीय बैंक द्वारा भारत में कभी भी मुद्रा का या रुपए का अधिमूल्यन नहीं किया गया, यानी रिवैल्यूएशन नहीं किया गया। हमने ये तो जाना कि रुपए का मूल्य ह्रास या मूल्य वृद्धि जो होती है वो 2 तरीकों से होती है, एक बाजार की शक्ति और एक सरकार और केंद्रीय बैंक जो करते हैं, ठीक है। लेकिन ये होता कैसे, करते कैसे हैं, ये निर्भर कैसे होता है, कैसे इसको कम कर देते हैं, कैसे इसको ज़्यादा कर लेते हैं? इसको आप डॉलर के सापेक्ष देखिए, ये डॉलर है आपका और ये आपका रुपए है, ठीक है। यानी डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ जाए, डॉलर का आउटफ्लो बढ़ जाए, यानी डॉलर बाहर जा रहा है। अब कोई चीज़ बाहर चली गई तो यहाँ पे कौन बचा? रुपए, ठीक है। आपके देश में रुपए ज़्यादा बचा, अब रुपए ज़्यादा बचा, जो चीज़ ज़्यादा होती है उसकी डिमांड कम होती है, उसके मूल्य में कमी आ जाती है। तो डॉलर बाहर गया तो रुपए के मूल्य में कमी आई, यानी डॉलर का आउटफ्लो बढ़ा तो रुपए के मूल्य में गिरावट आती है। आप हमेशा ऐसे ही ध्यान देना, ठीक है। ये डॉलर है आपका और ये आपका रुपए है। डॉलर का आउटफ्लो हुआ, रुपए के मूल्य में कमी। डॉलर का इनफ्लो हुआ, डॉलर का अंतर प्रवाह हुआ, अब डॉलर ज़्यादा आ गया, अब डॉलर ज़्यादा आया तो रुपए कम हो गया, अब जो कम है उसका मूल्य बढ़ जाएगा, तो रुपए के मूल्य में स्वतः ही क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, ठीक है। तो हम ऐसे देखते हैं कि डॉलर के आउटफ्लो और इनफ्लो द्वारा रुपए का मूल्य ह्रास और अधिमूल्यन या मूल्य वृद्धि कैसे होती है, ठीक है। हम जानते हैं कि रुपए में मूल्य ह्रास का कारण, हम जानते हैं रुपए में मूल्य ह्रास का कारण क्या है? डॉलर का बहिर्प्रवाह। अब ये बहिर्प्रवाह कैसे? देखिए, यदि हम आयात ज़्यादा कर लिए निर्यात से तो डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ जाता है। आयात ज़्यादा कर लिए मतलब हमने अगर विदेशी वस्तु और सेवाओं को ज़्यादा कंज्यूम कर लिया, ज़्यादा आयात कर लिया, तो हमारा डॉलर देश से बाहर गया, ठीक है। अब डॉलर बाहर गया यानी बाजार में जो घरेलू देश है वहाँ पर रुपए की तरलता ज़्यादा हो गई डॉलर की कंपेरिजन, और जिस चीज़ की तरलता ज़्यादा होती है उसका मूल्य कम हो जाता है, उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है, तो रुपए की क्रय शक्ति में कमी आ गई, रुपए के मूल्य में क्या हुआ? कमी आ गई, ठीक है। किससे? जब हम आयात ज़्यादा करते हैं और निर्यात कम कर देते हैं, ठीक है, तो आयात ज़्यादा होने के कारण डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ता है, ठीक है। दूसरा क्या कारण है? विदेशी पर्यटन में वृद्धि। अगर देश से बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग विदेश में घूमने जाएं तो ऑब्वियसली डॉलर खर्च करेंगे, और जब वो देश से बाहर जब देश से जाएंगे और विदेश में डॉलर खर्च करके आएंगे, डॉलर खर्च करेंगे, तो यहाँ से डॉलर गया यानी डॉलर का आउटफ्लो बढ़ा। और आप जानते हैं कि रुपए का मूल्य ह्रास, मूल्य वृद्धि डॉलर के इनफ्लो आउटफ्लो पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये डॉलर का आउटफ्लो कैसे हो रहा है, यानी रुपए का जो मूल्य ह्रास, आप समझ गए कारण क्या है कि डॉलर का बहिर्प्रवाह। अभी डॉलर का बहिर्प्रवाह हो कैसे रहा है वो आप देख रहे हैं, ठीक है। कारण क्या है? तीसरा, कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि। आप जानते हैं कच्चे तेल का जो मूल्य है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तय होता है। अगर कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि हो जाए, ठीक है, तो हमें कच्चा तेल आयात करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। अब पहले हम जो $1 खरीदने के लिए 80 रुपये खर्च करते थे, अब मूल्य में वृद्धि हो गई तो हम और ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे, तो और डॉलर हम देंगे। तो जब कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि होगी तो हमारा आयात महंगा पड़ेगा हमें। अब आयात हमें महंगा पड़ रहा है तो हमारा जो मुद्रा है वो बाहर जा रही है, डॉलर बाहर जा रहा है, ठीक है। तो तीसरा देखते हैं कि कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि। चौथा देखते हैं कि अमेरिका के फेडरल रिजर्व जो है उसके ब्याज दरों में वृद्धि। फेडरल रिजर्व, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई, वैसे अमेरिका का जो केंद्रीय बैंक है वो क्या है? फेडरल रिजर्व। अगर ये ब्याज दरों में वृद्धि कर दें, यानी वो अमेरिका का फेडरल रिजर्व बोल रहा है कि आप यहाँ जो अकाउंट में पैसे जमा करेंगे आपको ज़्यादा ब्याज मिलेगा। आप ज़्यादा इंटरेस्ट के लिए देश से लोग डॉलर ले जाके, जो मुद्रा है उसको डॉलर में कन्वर्ट करके ले जाके क्या करेंगे? फेडरल रिजर्व में जमा करेंगे ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट प्राप्त हो, ठीक है। तो इससे डॉलर का आउटफ्लो बढ़ता है, और हम जानते हैं कि जब आयात ज़्यादा बढ़ेगा, आयात बढ़ता है तो डॉलर का आउटफ्लो होता है, और आयात बढ़ने के कारण, आउटफ्लो होने के कारण क्या होता है? हमारे फॉरेक्स में कमी आती है, यानी फॉरेक्स में कमी भी हमारे क्या होता है? डॉलर के बहिर्प्रवाह को बढ़ाता है। एक सबसे अहम कारण आप जानते हैं LRS स्कीम, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, यानी उदारीकृत प्रेषण योजना। ये योजना आरबीआई ने 2004 में शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था कि जो विदेश में रह रहे हैं, ठीक है,
जो भारतीय विदेश में रह रहे हैं वो किसी भी शिक्षा इत्यादि के लिए, ठीक है, अगर वो पैसे भेजें डॉलर में अगर भेजें तो उसमें एक सीमा थी कि भाई इससे ज़्यादा आप बाहर नहीं ले जा सकते। तो उसमें जो सीमा थी वो कितनी थी, $25,000, जो बाद में 75,000 कर दी गई। लेकिन बाद में इसमें सुधार किया गया और सुधार करके इसको कितना कर दिया गया, इसको बढ़ा दिया गया, इसकी कीमत को कितना, $2.5 लाख कर दिया गया। यानी अब एक वर्ष में जो यहाँ रहने वाले जो व्यक्ति है अगर कहीं विदेश में रह रहा है, उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो $2.5 लाख भेज सकता है एक वर्ष में, ठीक है। किस कानून के तहत, फेमा कानून के तहत। और ये भी आप जानते हैं कि डॉलर के आउटफ्लो को बढ़ा रहा है। कौन सी स्कीम, LRS स्कीम, ठीक है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। तो यह देश से डॉलर के बहिर्प्रवाह को बढ़ा रहा है। तो हमने देखा कि डॉलर का जब बहिर्प्रवाह होता है तो रुपए या मुद्रा का हमारा क्या होता है, मूल ह्रास होता है, ठीक है। और ये मूल ह्रास क्यों होता है, डॉलर के बहिर्प्रवाह के कारण। और डॉलर का बहिर्प्रवाह कैसे होता है, हमने बहुत सारे कारण देखे कि इस तरीकों से डॉलर का बहिर्प्रवाह होता है। नेक्स्ट है कि रुपए में मूल्य वृद्धि का कारण। रुपए में मूल्य वृद्धि का कारण आप जानते हैं कि डॉलर का इनफ्लो बढ़ जाए, यानी डॉलर का अंतर प्रवाह बढ़ जाए। अब डॉलर का अंतर प्रवाह कैसे बढ़ेगा, जो डॉलर का बहिर्प्रवाह के कारण थे वही उसके अपोजिट कर दो अंतर प्रवाह के कारण, यानी हमारा निर्यात क्या हो, बढ़ जाए, और आयात क्या हो, कम हो जाए। यानी निर्यात अधिक हो जाए और आयात कम हो जाए। अब हमने चीज़ों को बेचना ज़्यादा शुरू किया, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी चीज़ें बिकेंगी तो विदेशी मुद्रा अंदर आएंगी, डॉलर अंदर आया तो क्या हुआ, हमारा फॉरेक्स बढ़ेगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेगा, यानी इनफ्लो बढ़ेगा, ठीक है। दूसरा, कच्चे तेल के मूल्य में कमी। अब कच्चा तेल का मूल्य कम हो जाए, ठीक है, तो हमें उसको, भारत एक आयात आधारित अर्थव्यवस्था, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल ईंधन का आयात करता है, तो कच्चे तेल के मूल्य में कमी हो जाएगी तो हमें कम डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, ठीक है। तीसरा, भारत में पर्यटन में वृद्धि। अगर विदेशी अधिक से अधिक भारत में भ्रमण करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, पर्यटन के लिए आए, तो डॉलर का इनफ्लो बढ़ेगा क्योंकि वो यहाँ आगे खर्च करेंगे, ठीक है। चौथा कारण है कि भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हो जाए। जो विदेशी इन्वेस्टर्स अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करें तो भारत में क्या हो, डॉलर का अंतः प्रवाह बढ़ जाए और अंतर प्रवाह इनफ्लो बढ़ेगा तो ऑब्वियसली रुपए में के मूल्य में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। भाई डॉलर ज़्यादा रहेगा मार्केट में, रुपए डॉलर की अपेक्षा कम रहेगा उसके सापेक्ष, यानी रुपए की तरलता कम हो जाएगी। डॉलर की तरलता जिसकी ज़्यादा होती है उसके मूल्य में क्या होती है, कमी हो जाती है, और जिसकी तरलता कम होती है उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। तो डॉलर का जैसे इनफ्लो बढ़ा तो रुपए के मूल्य में वृद्धि अपने आप हो जाती है। क्यों वृद्धि हो रही है, क्योंकि रुपए की तरलता मार्केट में डॉलर के सापेक्ष कम हो रही है, ठीक है। तीसरा, जो पांचवा रीजन है, अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है वो क्या करे, अपने ब्याज दरों में कटौती कर दे। भाई अमेरिका का जो फेडरल रिजर्व है अगर वो बोल दे कि अब मैं आपको कम इंटरेस्ट दूंगा, 10% दे रहा था वो 10 से 8 कर दिया, 5%, तो लोग क्यों रखेंगे, अपना रिजर्व ले आएंगे। तो इससे भी क्या होगा, हमारे डॉलर का इनफ्लो या अंतर प्रवाह हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ISPT 2022 का ये प्रश्न भी था कि RBI रुपए के मूल ह्रास या और मूल्यन को, अधिमूल्यन को कैसे रोकता है, उसके जो प्रयास है वो कैसे करता है। तो RBI रुपए के मूल ह्रास या मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए डॉलर का क्रय विक्रय करता है, और ये प्रत्यक्ष नहीं करता, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट करता है बैंकों के माध्यम से। अब देखिए कैसे करता है, जैसे रुपए का मूल ह्रास हुआ, ठीक है, रुपए का मूल ह्रास हुआ, इसका मतलब डॉलर का बहिर्प्रवाह बढ़ा, ठीक है। तो डॉलर के बहिर्प्रवाह को कम करने के लिए RBI क्या करेगा, डॉलर को विक्रय करेगा, डॉलर को बेचेगा, यानी डॉलर को अपने पास से बाहर बेच देगा। अब जैसे ही बाहर बेचेगा तो डॉलर की तरलता बढ़ जाएगी, डॉलर की तरलता जैसे ही बढ़े तो रुपए का जो मूल ह्रास कम हो रहा था, अब चूंकि रुपए की आपूर्ति, डॉलर की आपूर्ति रुपए से ज़्यादा हो रही है, तो जैसे ही डॉलर की तरलता बढ़ने लगेगी मार्केट में, रुपए की तरलता कम होने लगेगी, जो चीज़ कम होती है उसके मूल्य में स्वतः वृद्धि होने लगती है। तो RBI रुपए के मूल ह्रास को रोकने के लिए डॉलर को क्या करता है, विक्रय करता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर डॉलर का, रुपए का अधिमूल्यन हो रहा है, मूल्य वृद्धि हो रही है, मूल्य वृद्धि हो रही है, तो RBI क्या करता है, डॉलर को क्रय करने लगता है। अब रुपए की मूल्य वृद्धि कैसे हुई, मूल्य वृद्धि तब हुई, इसका मतलब कि डॉलर जो है मार्केट में ज़्यादा है, रुपए कम है, रुपए कम है, रुपए की तरलता कम है, तो जिसकी तरलता कम है वो महंगा है। डॉलर की तरलता ज़्यादा थी तो रुपए के सापेक्ष ज़्यादा हो गया डॉलर, जिसके कारण रुपए के मूल्य में वृद्धि हो गई। तो अब इस रुपए के मूल्य की वृद्धि को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, जो डॉलर की तरलता ज़्यादा हो गई है उसको कम करेंगे। तो कम करने के लिए क्या करेंगे, हम मार्केट से खींच लेंगे, हम उसको क्रय कर लेंगे, यानी RBI बैंकों के माध्यम से डॉलर को क्रय करवा लेता है, जिसके कारण डॉलर की तरलता कम होने के कारण रुपए का जो मूल्य वृद्धि हो रही थी दोनों संतुलित हो जाते हैं। इस प्रकार RBI मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए बाजार में डॉलर को क्रय करता है तथा मूल ह्रास को रोकने के लिए डॉलर को विक्रय करता है। तो हम इस तरह देखते हैं कि कैसे RBI मूल ह्रास और मूल्य वृद्धि को रोकने का प्रयास करता है। एक टर्म है सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये क्या होती है, वह प्रतिभूति जो सरकार द्वारा जारी की जाती है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उसको बोलते हैं सरकारी प्रतिभूति। इसे गिल्ड एज भी बोलते हैं, ठीक है। इस सरकारी प्रतिभूति के माध्यम से सरकार क्या करती है, बाजार से उधार लेती है, और सरकार जो बाजार से उधार लेती है उस पर जो वो ब्याज चुकाती है, उस ब्याज को क्या बोलते हैं, हम कूपन बोलते हैं, ठीक है, उसे कूपन भी कहते हैं। और सरकार ये प्रतिभूति डायरेक्ट खुद नहीं जारी करती, जारी सरकार करती है, लेकिन सरकार की तरफ से कौन करता है, RBI केंद्रीय बैंक जारी करता है। और कैसे करता है, जो RBI है, RBI अपने प्लेटफॉर्म ई-कुबेर के माध्यम से यहाँ पे सरकारी प्रतिभूतियों का क्या करता है, क्रय विक्रय करता है, जिसको क्या बोलते हैं, OMO,
ओपन मार्केट ऑपरेशन अर्थात खुले बाजार की क्रिया। और यह प्रतिभूतियों द्वारा सरकार क्या करती है, आरबीआई, यह बाजार में तरलता को नियंत्रित करने का इसके माध्यम से प्रयास करती है, अर्थात अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। किसके माध्यम से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के माध्यम से। और ये क्यों जारी करती है, सरकार बाजार से उधार लेने के लिए, ठीक है। मैंने बोला अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, यानी अगर उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति है, उच्च मुद्रास्फीति मतलब तरलता ज्यादा है मार्केट में, तो अब तरलता को खींचने के लिए क्या करेगी, आरबीआई प्रतिभूति को बेचेगी। जब वो बेचेगी, जो लोग प्रतिभूति को खरीदेंगे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदेंगे, तो क्या करेंगे, पैसे जमा करेंगे आरबीआई के पास। तो इस प्रकार मार्केट से तरलता आरबीआई के पास आ गई। यानी उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति में आरबीआई क्या करता है, विक्रय करता है प्रतिभूति को। और जब निम्न मुद्रास्फीति है तो आरबीआई ने जो आपको प्रतिभूति दी थी उसको क्या करेगी, खरीद लेगी, क्रय करेगी। तो इससे क्या होगा, जब खरीदेगी तो आपके पास पैसे आएंगे, तो मार्केट में मुद्रा की तरलता आ जाएगी, यानी मुद्रा की आपूर्ति होगी और निम्न मुद्रास्फीति की स्थिति से अर्थव्यवस्था ऊपर आ जाती है। तो इस तरह हम देखते हैं कि कैसे आरबीआई सिक्योरिटी के माध्यम से, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा सिक्योर होती है, इसलिए जो निवेशक है इसमें निवेश करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कम रिस्क होता है। आप देखते हैं कि जब उच्च मुद्रास्फीति की स्थिति होती है तो आपका मूलधन तो बचा ही रहता है, प्लस आपको जो ब्याज या कूपन सरकार देती है, सरकार जो ब्याज चुकाती है उसको कूपन बोलते हैं, जो कूपन देती है, ब्याज देती है, वो 1.5% की दर निश्चित है, यानी वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर उच्च मुद्रास्फीति जिसमें रिस्क ज्यादा है सॉरी, तो उस स्थिति में सरकार क्या करती है, जो ब्याज या कूपन चुका रही होती है उसको आपकी मुद्रास्फीति से एसोसिएट करके चुकाती है, ठीक है। तो इसमें रिस्क कम होता है, इसलिए निवेशक इसमें निवेश कर देते हैं, ठीक है। जहां रिस्क कम वहां आउटपुट कम, मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम आउटपुट। विनिमय दर से संबंधित दो और टर्म है, एक नीर और एक रीर, NEER, नीर और रीर, REER, ठीक है। नीर नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंकित, मौद्रिक या सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर। और दूसरा क्या है, रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, वास्तविक प्रभावी विनिमय दर। ये होता क्या है, जैसे हमने बताया ये विनिमय दर है, यानी किसी एक देश की जो मुद्रा का जो मूल्य है उसके व्यापारिक भागीदारी जो देश है, उसका व्यापारिक भागीदारी जो देश है उसकी मुद्रा के सापेक्ष मापता है। किसी एक देश की मुद्रा का मूल्य उसके व्यापारिक भागीदारी देश की मुद्रा के मूल्य के साथ नापता है, उसके सापेक्ष मापता है। इसी को बोलते हैं नीर और रीर। अब ये कैसे होता है, जो नीर है नीर और रीर दोनों की गणना कौन करता है हमारे देश में, आरबीआई करता है, ठीक है। आरबीआई के द्वारा गणना के लिए मुद्राओं की दो टोकरियां बनाई गई हैं, एक जिसमें 6 मुद्राएं रखी गई हैं, दूसरी जिसमें 40 मुद्राएं रखी गई हैं। अच्छा, 2022 से पहले इसमें 36 मुद्राएं थी, बढ़ाकर 2040 में इसमें 2022 में इसमें 40 मुद्राएं की गई हैं, ठीक है। ये बदलती रहती हैं, ठीक है। और कौन कौन सी मुद्राएं होती हैं, ये वो देश की मुद्राएं इनमें शामिल होती हैं जिन देशों के साथ भारत की व्यापारिक साझेदारी होती है, यानी भारत का व्यापार होता है जिन देशों के साथ, उन देश की मुद्राओं को इनमें रखा गया है। अब नीर जो होता है, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, इसमें क्या होता है, इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है। हमने नॉमिनल जीडीपी भी पढ़ा था, ठीक है, उसी से संबंधित है, ये वहीं से आया है वर्ड। तो जो नीर है उसमें मुद्रास्फीति का क्या होता है, हमारा प्रभाव शामिल होता है, जबकि रीर में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता। तो नीर के मूल्य में अगर वृद्धि होती है तो नीर में वृद्धि रुपए में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करता है। हमने देखा कि नीर में जो वृद्धि होती है वो रुपए में मूल्य वृद्धि को प्रदर्शित करती है, यानी पहले $1 बराबर अगर 80 रुपए था तो नीर में वृद्धि होने से क्या हुआ, रुपए में मूल्य वृद्धि हुआ, तो अब $1 बराबर 75 रुपए हो गया। अब रुपए में मूल्य वृद्धि होने से आयात बढ़ जाता है और निर्यात कम हो जाता है, यानी आयात हमें सस्ता पड़ता है। एक और कॉन्सेप्ट देखिए, आपने साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा अभिसरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट, एक पढ़ा होगा अपसरण, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। यानी जब दो चीजों के बीच में नजदीकी बढ़ती तो उसे डाइवर्जेंट बोलते हैं अभिसरण, और दूरी बढ़ती तो उसे अपसरण बोलते हैं। तो यानी नीर में वृद्धि यानी रुपए में मूल्य वृद्धि, और रुपए में मूल्य वृद्धि का मतलब पहले $1 बराबर 80 था, अब रुपए में मूल्य वृद्धि हुई तो $1 बराबर 75 रुपए, यानी डॉलर और रुपए के बीच में नजदीकी आ रही है। तो इसी को क्या बोलते हैं, अभिसरण, डाइवर्जेंट। यानी नीर में वृद्धि यानी डॉलर के अपेक्षा अगर रुपए में मूल्य वृद्धि होती है तो उसे अभिसरण बोलते हैं, ठीक है, डाइवर्जेंट। अगर वही रुपए में मूल्य ह्रास हो जाए, यानी $1 बराबर पहले 80 रुपए था, अब $1 बराबर 85 रुपए हो जाए, तो रुपए और डॉलर के बीच दूरी बढ़ रही है, इसको बोलते हैं अपसरण, कन्वर्जेंट, ठीक है। तो हमने देखा किस तरह की नीर में वृद्धि रुपए में मूल्य वृद्धि होती है, और मूल्य वृद्धि होने से आपका आयात सस्ता पड़ता है। अब हम अगर नीर के सापेक्ष में देखें तो हम जानते हैं कि नीर में मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल नहीं होता, लेकिन इसमें मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है वो समायोजित कर दिया जाता है। मुद्रास्फीति का प्रभाव समायोजित करने का मतलब होता है कि जब हम एक्सचेंज करते हैं, एक्सचेंज जो रेट होती है, एक्सचेंज रेट के समय हम जो घरेलू देश में है, जो घरेलू देश है वहाँ वस्तु और सेवा की जो कीमतें हैं, मूल्य हैं, उसको भी ध्यान में रखते हैं, ठीक है। ये होता है मुद्रास्फीति के प्रभाव को समायोजित करना, ठीक है। यानी हम एक्सचेंज रेट बस को ध्यान में नहीं देते, जो घरेलू देश है जहाँ से हम आयात कर रहे हैं
वहाँ जो वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं, ठीक है। तो रीढ़ में अगर वृद्धि हो रही है, रीढ़ में वृद्धि रुपए में मूल ह्रास को दर्शाता है, और रुपए का मूल ह्रास होता है तो निर्यात बढ़ता है, और आप जानते हैं आयात इससे महंगा पड़ता है, ठीक है। अब निर्यात बढ़ता है, आयात कम होता है, किसमें? रीढ़ में। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा एक्सचेंज रेट क्या होता है, नीर और रीढ़ आपने समझा होगा। इनका बस इतना सा याद रखना, नीर में वृद्धि रुपए में मूल वृद्धि, और रीढ़ में वृद्धि रुपए में मूल ह्रास, ठीक है। तो हमने बताया कि किसी देश का मूल ह्रास या मूल वृद्धि अच्छा है या नहीं, आप उस देश की अर्थव्यवस्था के आधार पर अनुमान लगा के बता सकते हैं। अगर वो देश आयातक देश है, निर्यातक देश है, निर्यातक देश के लिए मूल ह्रास अच्छा होता है और आयातक देश के लिए मूल वृद्धि अच्छी होती है। लेकिन अति सर्वथा वर्जित, किसी भी चीज़ की अति अच्छी नहीं होती, वो संतुलन में ही अच्छी होती है, ठीक है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अगर समझ में ना आया हो आप फिर से वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।